डोरमेंट कंपनी अपनी चालू कर रहे हैं। डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है? जो कंपनी इनएक्टिव है या इनऑपरेटिव है या नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी एंड एज अप्लाइड टू द आरओसी टू चेंज द स्टेटस इन रजिस्टर ऑफ द कंपनीज मेंशन बाय द रजिस्टर ऑफ कंपनीज फ्रॉम एक्टिव कंपनी टू डोरमेंट कंपनी। मतलब बोलना ये चाह रहा है जो कंपनी इनएक्टिव है या इनऑपरेटिव है और आरओसी को बोला है कि वो अपने रजिस्टर में उसको एक्टिव से डोरमेंट लिख दे। कंपनी मे बिकम डोरमेंट इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन और आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो हम कंपनी बना के तुरंत भी उसको डोरमेंट कंपनी बना सकते हैं। मतलब हम रजिस्टर किया और तुरंत उसको डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। तो फिर कंपनी बनाए क्यों? बेटा बहुत सारा कंपनी ऐसा होता है जिनको लगता है एक बार कंपनी रेडी कर लिए, काम इसमें कुछ सालों के बाद करेंगे, तो लोग कंपनी बना लेता है और फिर उसको डोरमेंट कर लेता है। तो यहाँ पे मेजर रीजन भी दिया। मेजर रीजन फॉर सच चेंज इज दैट इट गिव्स द कंपनी द लिबर्टी टू स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स रेदर देन इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू कंपनी एट दैट टाइम। मेरे को एक कंपनी हम बनाए, मेरे को कंपनी पता है उस कंपनी का भी कोई काम नहीं है मेरा, हम उसको डोरमेंट में कन्वर्ट करा लिए और आरओसी को बोल दिए ताकि जब हम 2-3 साल के बाद हमको जब लगे हमको काम चालू करें हम तुरंत काम चालू कर सके। उस समय नया कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने में टाइम नहीं लगे मेरे को। तो वो टाइम एंड कॉस्ट का एडवांटेज लेना चाहते हैं। अ कंपनी में ऑल्सो चूज टू टेम्पररी शट डाउन इट्स ऑपरेशन। कुछ रीजन से कुछ टाइम पीरियड के लिए बिजनेस को बंद रखना चाहते हैं तो वहां पर भी हम कंपनी को डोरमेंट करा लेते हैं और बाद में जब फ्यूचर डेट में दोबारा कंपनी को काम चालू करेंगे तो फिर उसी कंपनी को एक्टिव कर लेंगे। तो ये सब केस में हम आरओसी को पहले ही बोल देते हैं कि मेरा स्टेटस को एक्टिव से डोरमेंट कर। डोरमेंट कंपनी को दूसरा नाम इनएक्टिव कंपनी भी बोला जाता है। अब आया डोरमेंट कंपनी का, यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है? तो वही दिया है, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट to be hold an asset or intellectual property without having any significant accounting transaction। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंपनी बना लिया, उसमें एसेट भी बना दिया, उस कंपनी का काम केवल इतना ही है कि वो एसेट को होल्ड करेगा, उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा। सच अ कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी। जो ऊपर ज्ञान दिया वही है। इनएक्टिव कंपनी का मतलब यहां पे बताया, नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन, नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। लास्ट 2 साल से, यहाँ पे 2 ईयर्स बोला है, लास्ट 2 साल से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न आरओसी को सबमिट नहीं किया और कोई सिग्निफिकेंट या कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी नहीं कर रहे हैं। यही है इनएक्टिव कंपनी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या बताया? एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन मेंशन बिलो। आरओसी को फीस दे रहे हैं, कंपनी लॉ के हिसाब से कोई पेमेंट करना है वो कर रहे हैं, एक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर अलॉट कर रहे हैं, ऑफिस का एंड का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कोई परचेज सेल वो सब ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे। ऑल दी ट्रांजेक्शन आर पार्ट ऑफ अबव मेंशन्ड ट्रांजेक्शन विल बी कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। इफ अ कंपनी मेड ओनली द अबव मेंशन्ड ट्रांजेक्शन इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर द कंपनी विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनएक्टिव कंपनी। तो कंपनी अगर ये सब काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ये कर सकता है मतलब, तो वो इनएक्टिव कंपनी कहलाएगा। लेकिन वो परचेज सेल, एसेट खरीदना, एसेट बेचना, ये सब कुछ करेगा तो वो इनएक्टिव कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, डोरमेंट स्टेटस ऑफ डोरमेंसी। तो द आरओसी ऑन कंसिडरिंग द एप्लीकेशन allow the status of a dormant company to the applicant issuing a certificate allowing the status of a dormant company to the applicant and register shall maintain a register of dormant company। तो तुमको आरओसी जब तुम अप्लाई करोगे तुमको आरओसी एक सर्टिफिकेट दे देगा और उसके यहाँ पे एक रजिस्टर है
जिसमें वो मेंटेन करता है कौन कौन कंपनी डोरमेंट है, उस रजिस्टर में तुम्हारा नाम मेंटेन कर दे। इट शैल फाइल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड पे सच एनुअल फीस। कंपनी को डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा और एक फीस देना पड़ेगा आरओसी, ताकि उसको आरओसी डोरमेंट कंपनी के स्टेटस में रखे। तो पहले एक डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा और फीस भी देना पड़ेगा। द डोरमेंट कंपनी में बिकम एन एक्टिव कंपनी एंड एप्लीकेशन मेड इन द बिहाफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फीस। और जब तुमको उसको एक्टिव बनाना होगा तुम फिर से डॉक्यूमेंट और फीस दे देना, तुम फिर से एक्टिव कंपनी हो जाओ। अ कंपनी में रिटेन डोरमेंट कंपनी फॉर 5 ईयर्स। कितना साल तक तुम डोरमेंट रह सकते हो? 5 ईयर्स तक। उसके बाद भी अगर तुम डोरमेंट हो, आरओसी तुम्हारा नाम ही स्ट्राइक ऑफ कर देगा, माने तुम्हारा कंपनी बंद हो सकता है। तो 5 साल तक तुम मैक्सिमम डोरमेंट रह सकते हो, उसके बाद तुमको उसको एक्टिव करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा कंपनी बंद हो जाएगा। डोरमेंट कंपनी होने का क्या एडवांटेज है? तुम्हारा नेम कंटिन्यू रह जाएगा, बिजनेस बंद, तुम्हारा नाम खत्म नहीं होगा, ताकि तुम फ्यूचर में काम चालू कर सको। कंपनी प्रमोटर के बिहाफ में एसेट या कोई प्रॉपर्टी राइट या कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वो सब होल्ड कर पाएगा, वो कैंसिल नहीं होगा। एक कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट है, मोर पॉजिटिव टू पोटेंशियल कंज्यूमर। लोगों को भी लगेगा अरे कंपनी बंद नहीं हुआ, तो कंज्यूमर या वो भी तुम्हारे पास आने के लिए रेडी हो जाएंगे फ्यूचर में। वंस अ कंपनी रजिस्टर्ड एज अ डोरमेंट कंपनी, एनुअल रिटर्न ये सब फाइल नहीं करना पड़ेगा। द एनुअल रिटर्न फॉर द कंपनी कैन बी फाइल यूजिंग अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिर्फ फाइल करना पड़ेगा लेकिन बहुत सिंपल फॉर्म में। डिटेल एनुअल रिपोर्ट नहीं देना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। तुमको साल में 4 बोर्ड मीटिंग नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कंप्लायंस का ज्यादा बर्डन नहीं होगा। तुमको टैक्सेस और अदर लायबिलिटीज पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तुमको कैश फ्लो वगैरह नहीं देना पड़ेगा बना के। द प्रोविजन ऑफ रोटेशन, तुम्हारे ऊपर ऑडिटर को रोटेट करने का रूल अप्लाई नहीं होगा, मतलब तुम्हारा ऑडिटर भी कंटिन्यू रह पाएगा। तुमको ज्यादा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा, मतलब पीए पीएसआई वो सब का झमेला। तुमको साल में एजीएम होल्ड नहीं करना पड़ेगा एवरी ईयर। तुमको साल में 4 बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाना पड़ेगा, 1 बोर्ड मीटिंग से ही काम हो जाएगा। और तुम जब रिएक्टिव करना चाहोगे तुरंत रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये सब इसका फायदा है, कम खर्चा में कम कंप्लायंस में तुम्हारा रिएक्टिव हो जाएगा। अब कंप्लायंस क्या क्या, डोरमेंट कंपनी को क्या क्या रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्या क्या रूल कंप्लाई करना ही पड़ेगा। एक डोरमेंट कंपनी नीड टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। तुम्हारे यहाँ पे एटलीस्ट 3 डायरेक्टर तो होना ही पड़ेगा। अगर तुम पब्लिक हो तो, और प्राइवेट हो तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर वाला रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तुमको रिटर्न और वो डायरेक्टर को जो शेयर अलॉट हुआ उसका स्टेटमेंट तो फाइल करना ही पड़ेगा। और साल में एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग तो करना ही पड़ेगा। एवरी हाफ ईयर, सॉरी, हर हाफ ईयर में 1 बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, मतलब साल में 2 बोर्ड मीटिंग करना ही पड़ेगा। तुम मैक्सिमम कितना साल तक डोरमेंट रख पाओगे खुद को? 5 साल, 5 फाइनेंशियल ईयर। इफ कंपनी रिमेन डोरमेंट फॉर मोर देन 5 फाइनेंशियल ईयर, आरओसी तुम्हारा नाम रजिस्टर से कैंसिल कर। द डोरमेंट कंपनी रिक्वायर्ड टू रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट कंपनी इन फॉर्म MC3। हर साल तुमको डोरमेंसी का स्टेटस मेंटेन रखना पड़ेगा, तो तुमको हर साल एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा MC3 नाम का, जहाँ पे तुम बताओगे कि तुम डोरमेंट हो, और उस पर चार्टेड अकाउंटेंट का साइन होना चाहिए। और तुमको एक सर्टेन फीस भी देना पड़ेगा। हाँ, तुमको नो नीड टू एनक्लोज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तुमको कैश फ्लो देने का दरकार नहीं है, मतलब बेसिक अकाउंट बनेगा, सब फिगर जीरो का अकाउंट बनेगा, खाली कैपिटल रहेगा, बाकी तुमको कैश फ्लो वगैरह बनाने का दरकार नहीं। और तुमको ऑडिटर को रोटेट करने का भी रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ये था तुम्हारा डोरमेंट कंपनी। अब बोला नेक्स्ट प्रोसीडियर टू ऑब्टेन द स्टेटस। कैसे हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं? तो द कंपनी कैन ऑब्टेन अ डोरमेंट स्टेटस सुओ मोटो। कंपनी खुद की इच्छा से ले सकते हैं, उसको केवल आरओसी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कैन अप्लाई सुओ मोटो टू आरओसी। तो तुम MC1 फॉर्म फाइल करोगे और आरओसी को बोलोगे फीस के साथ कि हमको डोरमेंट कर दो। आरओसी भी तुमको डोरमेंट कर सकता है। ऊपर था सुओ मोटो, मतलब तुम खुद को डोरमेंट डिक्लेयर करा रहे हो। आरओसी भी तुमको डोरमेंट डिक्लेयर कर सकता है अगर तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न लगातार 2 साल कंसेक्यूटिव बोला है यहाँ पे,
कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। हम 1 साल फाइल किया, 1 साल नहीं किया, फिर 1 साल कर दिया, फिर 1 साल नहीं किया तो हम डोरमेंट नहीं होगा। लेकिन लगातार 2 साल फाइल नहीं किया तो आरओसी हमको डोरमेंट डिक्लेयर कर सकता है। पहले आरओसी नोटिस देगा, बोलेगा बताओ तुमको क्यों नहीं डोरमेंट करें, तुम वैलिड रीजन दो तो बच सकते हो, नहीं तो तुमको आरओसी डोरमेंट की लिस्ट में खुद भी डाल देगा। तो तुम खुद को भी डोरमेंट डिक्लेयर करवा सकते हो, आरओसी भी तुमको डोरमेंट डिक्लेयर कर सकते हो। Hence it is not always that company applies for status of dormant. आरओसी को भी एम्पावर्ड है कि वो भी तुमको डोरमेंट कर सकता है। अगर लगातार 5 साल तुम डोरमेंट रहे तो आरओसी खुद से ही तुम्हारा नाम कैंसिल कर देगा रजिस्टर से। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द कंपनी कैन बी डोरमेंट, ये बार बार एक ही पॉइंट घूम के आ रहा है 5 साल, उसके बाद आरओसी तुमको डोरमेंट कर देगा। प्री-रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। एक डोरमेंट कंपनी बनने के लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? तो द रजिस्ट्रार शैल नॉट ग्रांट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इफ, तुम अगर आरओसी का ये सब रूल फॉलो नहीं करोगे तो आरओसी तुमको डोरमेंट कंपनी नहीं बनने देगा। तुम्हारा पहले इंस्पेक्शन होगा, इंक्वायरी होगा, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर तुम्हारा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो तुमको आरओसी डोरमेंट डिक्लेयर नहीं करेगा। तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग या कोई प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में, तुमको आरओसी डोरमेंट डिक्लेयर नहीं करेगा। तुम पब्लिक से डिपॉजिट ले रखे हो और वो लौटाए नहीं हो अब तक, तुम डिफॉल्ट हो इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या पब्लिक डिपॉजिट, तो तुमको आरओसी डोरमेंट डिक्लेयर नहीं होने देगा। पहले ये सब भी रूल था, डी और ये काट दिया गया, तो ये नहीं पढ़ने का दरकार है। एफ बोला जा रहा था आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्स, कोई टैक्स बाकी है, कोई गवर्नमेंट का ड्यूटीज या ड्यू बाकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पेमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को कोई पेमेंट बाकी है, तो तुमको डोरमेंट डिक्लेयर नहीं करने देगा। तुम्हारे वर्कर लोग का कोई आउटस्टैंडिंग है तो तुमको डोरमेंट डिक्लेयर नहीं करने देगा। और अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो भी तुमको डोरमेंट डिक्लेयर, तुम इंडिया में या कहीं बाहर कहीं भी लिस्टेड है, शेयर मार्केट में इंडिया का या आउटसाइड इंडिया का शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो भी तुमको डोरमेंट डिक्लेयर नहीं होने दिया जाएगा। प्रोसीडियर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, ये फालतू है। पहले तुम अपना बोर्ड मीटिंग बुलाओ, डायरेक्टर लोग को नोटिस दो, 7 दिन का डायरेक्टर लोग का बोर्ड मीटिंग बुलाओ, वहां पे एक नोटिस ड्राफ्ट करो, शेयर होल्डर लोग का मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग, और शेयर होल्डर से एसआर पास कराओ। तो पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड करो कि डोरमेंट करना है, बोर्ड मीटिंग में ये भी डिसाइड करो कि शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना है, शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ, वहाँ पे एसआर पास करो। अब शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ एसआर पास करने के लिए, अब शेयर होल्डर को नोटिस दोगे कि जनरल मीटिंग है, इस दिन आ जाओ, बता दो जो उन लोगों को पहले से ही कि एसआर पास करना है डोरमेंट के लिए। अगर एसआर पास हो गया 75% यानी 3/4 शेयर होल्डर रेडी हो गया तो तुम डोरमेंट हो जाओगे, अगर नहीं रेडी हुआ तो तुम डोरमेंट नहीं होगे। अब तुम आरओसी को एमडीटी 14 फाइल करोगे, आफ्टर पासिंग एसआर आरओसी को एमडीटी 14 फाइल करके बताओगे 30 डेज के अंदर कि हमारा एसआर पास हो गया है, हम डोरमेंट होने के लिए रेडी है। अब तुम एमएससी 1 फाइल करोगे और अपने आप को डोरमेंट लिस्ट में डला दोगे, फीस डाल के। एसआर पास होने के 30 डेज के अंदर एमएससी 1 फाइल करोगे, अब तुमको डोरमेंट का स्टेटस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आरओसी से। जब तुम अप्लाई करोगे आरओसी चेक वेक करेगा और तुमको स्टेटस दे देगा। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी, हम डोरमेंट हो गया, अब हम खुद को वापस एक्टिव करना चाहते हैं तो दोबारा एमएससी 4 फाइल करेंगे आरओसी को कि हम एक्टिव कंपनी बनना चाहते हैं बिफोर द एंड ऑफ द 5 ईयर फ्रॉम बिकमिंग द डोरमेंट। वो एप्लीकेशन आरओसी गो थ्रू करेगा और आरओसी तुमको चेकिंग करेगा, तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा। मोर ओवर कहीं कंपनी हैज कॉन्ट्रावेंट एनी ऑफ द कंडीशन मेंशन इन द ग्राउंड, हाँ तुम कोई कंडीशन अगर ब्रेक किया डोरमेंट रहते रहते तो तुरंत, मान लो तुम डोरमेंट है लेकिन तुम कोई बिजनेस डील कर लिया तो उसके 7 दिन के अंदर आरओसी को तुमको अप्लाई करना पड़ेगा कि हमको एक्टिव कर दो। आई रिपीट माई पॉइंट, अगर तुम डोरमेंट है और डोरमेंसी रहते रहते तुम जो जो नहीं कर सकता उनमें से कोई काम कर लो, मतलब कोई रूल ब्रेक कर दो डोरमेंसी का, तो 7 दिन के अंदर तुम्हारे डायरेक्टर लोग को अप्लाई करना पड़ेगा कि दोबारा हमको एक्टिव कर दो। तो आरओसी तुरंत एक्शन लेगा। अगर तुम नहीं किए 7 दिन में
और डोरमेंट रहते रहते काम कर रहे हो तो आरओसी तुम्हारा नाम ही स्ट्राइक ऑफ कर देगा तुरंत रजिस्टर से। गवर्नमेंट कंपनी शैल फॉलो द बिलो प्रोसीड्यूर फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस। क्या प्रोसीड्यूर होगा भाई? सिंपल वही है, सेम। पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग 7 दिन का नोटिस देके बोर्ड मीटिंग कॉल करो। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लो कि हमको वापस एक्टिव का स्टेटस लेना है। किसी एक डायरेक्टर को ऑथोराइज करो, उसको साइनिंग पावर दो कि वो आरओसी में सारा फॉर्म फिलअप करेगा और दोबारा खुद को एक्टिव कंपनी करेगा। सर यहाँ पे शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए भाई, तुम गवर्नमेंट कंपनी हो, शेयर होल्डर का मीटिंग कॉल ही नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट गवर्नमेंट कंपनी एजीएम नहीं बुला सकता, तो तुम गवर्नमेंट हो तो शेयर होल्डर का तो मीटिंग बुला नहीं पाओगे। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बुलाओ, 7 दिन का नोटिस दे के वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज करो कि वो आरओसी को सारा फॉर्मेलिटी फाइलिंग करेगा एक्टिव कंपनी बनने का और MSC 3 फाइल करेगा। लास्ट जो भी तुम गवर्नमेंट थे तब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारा नील है, वो सबका डिटेल फाइल करो, फीस दो। अब MSC 4 फाइल करो कि हमको एक्टिव स्टेटस दे। पहले MSC 3 फाइल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, एप्लीकेशन दो, फिर MSC 4 फाइल करो। अब तुमको तुरंत एक्टिव कंपनी का नया सर्टिफिकेट मिल जाए। When the ROC shall change the status of dormant company to active company, ROC खुद भी तुमको डोरमेंट से एक्टिव कर सकता है। When dormant company does not omit to do any act mentioned in the ground in the application made obtaining status, तुमको जब डोरमेंट का स्टेटस मिला था तो तुमको जो जो रूल बोला गया था तुम उनमें से कोई रूल ब्रेक करोगे तो या तो डायरेक्टर 7 दिन के अंदर स्टेटस ले एक्टिव कंपनी का, नहीं तो आरओसी तुमको वापस आरओसी इंक्वायरी बिठाएगा और तुमको वो स्टेटस दे सकते हैं। या तो तुम्हारा नाम कैंसिल करेगा या दोबारा तुमको एक्टिव का स्टेटस दे देगा, वो आरओसी चेक करेगा। यही था चैप्टर 11। चैप्टर 10 स्टार्ट करें। देखो चैप्टर 10 क्या बोलता है? कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन। तो जब दो कंपनी आपस में मर्ज होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हुआ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट और अमालगमेशन या का मतलब वो मर्ज। तो देखो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है? सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल कंसेशन ऑफ अ पार्टी। दो कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है और वो लोग म्यूचुअली एग्री करके विदाउट कोर्ट सेटलमेंट, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट, म्यूचुअली एग्री करके कोई कंट्रोवर्सी को सेटल करे, उसी को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। और अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट एक वाइडर सेंस का बात है। अरेंजमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्प्यूट। कोई डिस्प्यूट नहीं था आपके और मेरे बीच में, बट हम लोग कोई राइट या लायबिलिटी को रीअरेंज कर रहे हैं। आप मेरे से पैसा पाते थे, हम बोल रहे हैं इतना नहीं दे पाएंगे, कम करते हो क्या, या उधार का टाइम पीरियड बढ़ाते हो क्या, मेरा कोई राइट काम बोला चलो मैं राइट छोड़ देते हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ राइट एंड लायबिलिटी विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन। हम शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो भी एक टाइप का रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब क्लियर है। अब आ जाओ गवर्निंग एक्ट ऑफ प्रोविजन। यहाँ पे फालतू ज्ञान दिए, इस पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का रूल एप्लीकेबल होगा और कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का रूल्स है वो एप्लीकेबल होगा और इनकम टैक्स का एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा बोला है सेबी एप्लीकेबल होगा, कंपटीशन एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट। इतना कुछ पढ़ने का पॉइंट नहीं है। अब आता है इंपॉर्टेंट प्रोविजन एंड प्रोसीड्यूर ऑफ स्टेट्स। अथॉरिटी इन मेमोरेंडम टू अमालगमेट और मर्ज कंपनी। हम अपने कंपनी को दूसरा कंपनी से अमालगमेशन कर रहा है या मर्जर कर रहा है, माने अपना कंपनी को दूसरे कंपनी से मिक्स कर रहा है, तो इसका मेमोरेंडम में पहले परमिशन होना चाहिए। अगर तुम्हारे मेमोरेंडम में ये पावर नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। तो बोला इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू अमालगमेट इज द पावर ऑफ अ कंपनी टू गिव गिवन बाय इट्स शेयर होल्डर एंड नॉट एन ऑब्जेक्ट। Since this view has been adopted by most of the court, the article of association of the company can amalgamate with any other company. तो तुम्हारे मेमोरेंडम में और आर्टिकल में इसका परमिशन अगर है
तो तुम इजीली अमालगमेशन या मर्जर कर सकते हो। तो ऑब्जर्विंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, it has been ensured that object of memorandum of association of transferee company covers the object of the transferor company। ट्रांसफरी कंपनी क्या, देखो तुम अमालगमेट किस कंपनी के साथ होगी, जो सेम बिजनेस कर रहा है। ट्रांसफरर कंपनी कौन हुआ, जो बिक रहा है, और ट्रांसफरी कंपनी कौन है, जो खरीद रहा है। तो जो खरीद रहा है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में परमिशन होना चाहिए, जो खरीद रहा है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में इसका परमिशन होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट क्लॉज कहाँ लिखा रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इफ नॉट, अगर नहीं है तो उस कंपनी को एसआर पास करके अपना मेमोरेंडम को ऑल्टर करना पड़ेगा, तभी वो दूसरे कंपनी को खरीद पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएगा। अब बोर्ड मीटिंग इज कन्वेड एंड हेल्ड टू कंसीडर टू अप्रूव द ड्राफ्ट स्कीम। इस अमालगमेशन का ड्राफ्ट स्कीम बनेगा तो बोर्ड उसको पहले अप्रूव करेगा। अब वो लोग ट्राइब्यूनल को इसका एप्लीकेशन डालेगा कि हम लोग अमालगमेशन में जाना चाहते हैं। हम लोगों को वैल्यूएशन का रिपोर्ट लाना पड़ेगा, मेरा कौन सा एसेट किस दाम में उस कंपनी को दिया जा रहा है, क्यों इस दाम में दिया जा रहा है, उसका पूरा रिपोर्ट बनेगा। स्वैप रेशियो, मेरे शेयर होल्डर को उस कंपनी का शेयर मिलेगा ना। अब देवराज लिमिटेड अभी नीरज लिमिटेड में मर्ज हो रहा है, तो देवराज के शेयर होल्डर्स को नीरज लिमिटेड का शेयर मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा, 1:1 कि 2:1 कि 4:1। मान लो देवराज के कंपनी में 1 लाख शेयर है, तो हो सकता है 4:1 का रेशियो बने, मतलब 1 के बदले 4 शेयर, तो 4 लाख शेयर मिलेगा। और उल्टा होता 4:1 का रेशियो अगर दे रहा हमारे 1 के बदले 4 के बदले 1 शेयर, तो फिर 25,000 शेयर मिलेगा देवराज के शेयर होल्डर को, मेरी कंपनी का। तो ये स्वैप रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में। अब वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओ पहले, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा जो ये वैल्यूएशन रिपोर्ट और स्वैप का रेशियो बनाएगा। बैंकर से भी उसको क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि वो लोग भी इसको अप्रूवल कर रहे हैं कि नहीं। अब अमालगमेशन का स्कीम बनेगा। स्कीम में क्या होगा, उसका ब्रीफ डिटेल होगा कि कौन सा कंपनी किस कंपनी को ट्रांसफर हो रहा है, किस दिन ये प्रोसेस चालू होगा, अपॉइंटेड डेट, मेन टर्म्स क्या होगा ट्रांसफर का, कौन सा एसेट लेगा, कौन सा लायबिलिटी लेगा, कौन सा एसेट लायबिलिटी नहीं लेगा, किस दिन ये स्कीम इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब किस दिन अमालगमेशन मान लेंगे, पूरा स्टेप्स क्या होगा, पूरा डिटेल कैसे कैसे इसका स्टेप्स होगा, शेयर कैपिटल कैसे ट्रांसफर होगा, किस कंपनी के पास कितना शेयर होल्डर है, किस शेयर होल्डर को कितना शेयर मिलेगा, शेयर का एक्सचेंज का रेट क्या होगा, रेशियो भाई जो ऊपर बोले थे, कैसे अगर कोई डिविडेंड बाकी है तो डिविडेंड पेमेंट क्या होगा, एम्प्लॉइज का क्या होगा, एम्प्लॉइज कैसे मर्ज होंगे, एग्रीमेंट जो बना है दोनों कंपनी के बीच में उसका एक एक डिटेल कोर्ट चेक करेगा, तो वो भी डिटेल होगा कि कोर्ट को क्या क्या बातें बतानी है, कैसे कैसे डिटेल देना है कोर्ट को। इनकम टैक्स का ड्यूज का क्या होगा, कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है उसका क्या होगा, कोई अकाउंटिंग एंट्री जिसको अलग से ध्यान देना है उसका कैसे डिटेल होगा, कॉस्ट एक्सपेंसेस ये सब का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कोई रूल रेगुलेशन कोई कंडीशन है इस अमालगमेशन में वो कंडीशन लिखना पड़ेगा, कोई उधार बोरोइंग लिमिट कितना उधार लिया हुआ है, कितना और उधार ले सकते हैं आगे। अगर कोई शेयर होल्डर नहीं चाहता भैया हम तो नहीं जाएंगे इस नया वाला कंपनी में, देवराज का कोई शेयर होल्डर है जो बोलता है हम तो नीरज का शेयर नहीं लेंगे, तो उसको शेयर सरेंडर करने का ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब उसको उसका पैसा लौटाने का प्लानिंग। तो ये सब प्लान बनेगा, इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्लान। अब एक अपॉइंटेड डेट या ट्रांसफर डेट होगा, किस दिन सारा एसेट ट्रांसफर होगा। जनरली बहुत सारा कंपनी चाहता है कि वो साल का फर्स्ट डेट ही हो, मतलब 1 अप्रैल, ताकि मिड ऑफ द ईयर में वो मर्जर बहुत दिक्कत देता है। वो एक कट ऑफ डेट, इस दिन के बाद सारा एसेट लायबिलिटी को रोक देंगे, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन है उसको वहीं रोक देंगे और वही ट्रांसफर होगा, बार बार वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव डेट माने किस दिन ट्रांसफर मान लेंगे। अब हम ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे कि भाई मीटिंग होल्ड करवाइए हमारा और हमारा काम करवाइए पूरा का पूरा, तो ट्राइब्यूनल का एप्लीकेशन होगा।
कोर्ट को क्या जुरिडिक्शन है, कोर्ट उसी स्टेट का होना चाहिए। हम लोगों को ज्वाइंट एप्लीकेशन देना पड़ेगा या फिर सेपरेट एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार तुम वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड कंपनी है और हम तमिलनाडु में रजिस्टर्ड कंपनी है, तो फिर कहाँ का ट्राइब्यूनल होगा। तो अगर हम लोग ज्वाइंट एप्लीकेशन दिए हैं तो या तो तुम्हारा ट्राइब्यूनल या मेरा ट्राइब्यूनल कोई एक होगा। अलग अलग एप्लीकेशन दिए हैं तो दोनों जगह के ट्राइब्यूनल को इन्वॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बोला, एप्लीकेशन सेपरेट शुड बी मूव टू द ट्राइब्यूनल हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस द कंपनी आर सिचुएटेड। दोनों कंपनी अलग अलग रजिस्टर्ड ऑफिस में है तो दोनों का अलग अलग ट्राइब्यूनल होगा। यहाँ पे वही बोला, सॉरी, अगर सेम स्टेट में है तो एक ही होगा, अगर डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड है देन शुड मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन टू देयर रेस्पेक्टिव ट्राइब्यूनल। बोला ना पहले, क्या बोला, अगर सेम स्टेट में है तब तो दिक्कत ही नहीं है। अगर तुम भी बंगाल का एक कंपनी, हम भी बंगाल का एक कंपनी है, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस, रजिस्ट्रेशन, आरओसी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग है तो दोनों अपने अपने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे। अब ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा कि अलग अलग मेंबर और क्रेडिटर का भी क्लास मीटिंग बुलाओ। देखो तुम शेयर होल्डर का तो मीटिंग बुला ही लोगे, लेकिन क्रेडिटर रेडी है कि नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रेडी है कि नहीं, डिबेंचर होल्डर रेडी है कि नहीं, लोन प्रोवाइडर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो तुमको लोन दिया वो लोग रेडी है कि नहीं, उनका भी मीटिंग बुलाने का कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। कोर्ट उनका मीटिंग का टाइम प्लेस फिक्स करेगा, उस मीटिंग का चेयरमैन कोर्ट डिसाइड करेगा, उस मीटिंग का कोरम कोर्ट डिसाइड करेगा, ये सब चीज कोर्ट डिसाइड करेगा। नोटिस देगा कोर्ट ही, पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा कि इस कंपनी का अमालगमेशन का मीटिंग होने जा रहा है, तो ट्राई करे कि सब शेयर होल्डर है। द टाइम विद इन द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इज टू बी रिपोर्ट टू द ट्राइब्यूनल। कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि मीटिंग होने के बाद चेयरमैन कितना जल्दी कोर्ट को सब कुछ सबमिट करेगा, तो कोर्ट ही उसको बोलेगा कि मीटिंग होने के बाद इस डेट के अंदर अंदर हमको मीटिंग का सारा इन्फॉर्मेशन दो। कोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब से मीटिंग होगा कि कैसे कैसे मीटिंग हेल्ड करना है, किन लोगों का मीटिंग होगा वो भी कोर्ट ही बताएगा। इसका नोटिस बनाना पड़ेगा जो कि हमको आरओसी में सबमिट करना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल ही चेयरमैन अपॉइंट करेगा, ऊपर ज्ञान दे चुके हैं। जनरली कोर्ट ट्राइब्यूनल किसी लॉयर को इसका चेयरमैन अपॉइंट करता है इस मीटिंग का, ताकि वो लॉयर सारा रूल जानता हो। मीटिंग का वही 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए, वही सेम रूल है। नोटिस मस्ट बी अकम्पेन्ड बाई, उसमें पूरा ये जो अमालगमेशन का स्कीम है मेरा, उसका पूरा डिटेल कॉपी जाएगा उस नोटिस के साथ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, प्रॉक्सी का फॉर्म जाएगा। इस मीटिंग का नोटिस एडवर्टीजमेंट की तरह न्यूज़पेपर में भी छापना है, एक तो रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपेगा, दोनों स्टेट का। अगर तुम बंगाल का, हम तमिलनाडु का है, तो तुम्हारा स्टेट का भी इंग्लिश न्यूज़पेपर और लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, मेरे स्टेट का भी इंग्लिश न्यूज़पेपर और लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। और जिस दिन वो चला जाएगा, द चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द ट्राइब्यूनल टू फाइल एफिडेविट एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग कंफर्मिंग द डायरेक्टर रिलेटिंग टू नोटिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद। चेयरमैन का ये ड्यूटी होगा कि मीटिंग के 7 दिन पहले वो ये नोटिस ये न्यूज़पेपर में दे दे और आरओसी को बता दे, सॉरी ट्राइब्यूनल को बता दे कि देखो हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड दे दिए हैं मीटिंग का, तो ट्राइब्यूनल को पता होना चाहिए। अब तुम मीटिंग होल्ड करोगे कोर्ट के डायरेक्शन से, फिर वही ज्ञान, वहां पे मेजोरिटी रूल चलेगा, माने एसआर पास होना पड़ेगा, 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर मीटिंग में प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। मतलब उतने लोगों का अप्रूवल चाहिए, जो मीटिंग में आए हैं उनका 3/4। अब जो मीटिंग में नहीं आया उसका कुछ नहीं कर सकते। जो क्रेडिटर मेंबर मीटिंग में आए हैं उनका 3/4 लोगों का अप्रूवल चाहिए। तो जो लोग रेडी नहीं होंगे उनका पैसा रिफंड करो। जो क्रेडिटर अगली कंपनी में बनने को रेडी हो गए हैं या शेयर होल्डर अगली कंपनी बनने को रेडी हो गए हैं, फाइन, वो लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। Hence the majority of those who voted and neither those entitled to vote nor of those who are present only, मतलब मीटिंग में जैसे प्रेजेंट है उन्हीं को वोट का राइट होगा। यहाँ फिजिकली प्रेजेंट का बात कर रहा है, यहाँ पे और कुछ काम का प्रॉक्सी का फॉर्म देंगे,
तो खुद नहीं आए तो प्रॉक्सी आ सकते हैं। प्रॉक्सी को यहाँ मीटिंग में बोलने का भी हक है और वोटिंग करने का भी राइट होगा प्रॉक्सी को। यहाँ पे प्रॉक्सी को भी दोनों राइट है। इसका एफिडेविट कोर्ट में जाएगा। मीटिंग में जो भी चेयरमैन अपॉइंट हुआ उसका एक एफिडेविट जाएगा कोर्ट में। सब फालतू जाएगा, कोर्ट ही तो अपॉइंट कर रहा है। मीटिंग का चेयरमैन कोर्ट ही डिसाइड करेगा, यहाँ पे बोला ही है। और जनरली किसको अपॉइंट करता है? कोई ना कोई एडवोकेट या लॉयर को। यहाँ पे उस चेयरमैन को वो सब पावर होगा जो एक नॉर्मल कंपनी के चेयरमैन को पावर होता है मीटिंग पे। रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल, द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग shall within 3 days of the conclusion of the meeting or within the time specified by the tribunal, CA4 में पूरा इस मीटिंग का रिपोर्ट ट्राइब्यूनल को देगा। तो जैसे मीटिंग खत्म होगा, जनरली बोला है 3 दिन में, और या फिर कोर्ट अगर ज़्यादा टाइम दिया तो ज़्यादा दिन में चेयरमैन पूरा मीटिंग का डिटेल, कौन कितना वोट किया, कौन प्रेजेंट था, सारा इंफॉर्मेशन, कितना वोट फेवर में आया, कितना वोट अगेंस्ट में आया, सारा डिटेल ट्राइब्यूनल को दे देगा। पेटिशन ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर कंफर्मेशन ऑफ द स्कीम, आफ्टर सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ पेटिशन टू द ट्राइब्यूनल सीकिंग ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल कंफर्मिंग द स्कीम। देखो, तुम तो शेयर होल्डर से तो अप्रूवल ले लिए, अब तुम ट्राइब्यूनल को भी बोल रहे हो कि हमारा अमालगमेशन का जो पूरा स्कीम है उसको पढ़ लीजिए और अप्रूवल दे दीजिए। तो तुमको CA5 में उस पूरा स्कीम का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, उसका पिटीशन देना पड़ेगा। शेयर होल्डर तो रेडी हो गए हैं, अब आप लोग भी पढ़ लो और अप्रूवल दे दो। अब ट्राइब्यूनल तुमको सैंक्शन कर देगा। ट्राइब्यूनल एक डेट बुलाएगा, जिस दिन बोलेगा तुम आओ, इस पर डिस्कशन करो हमारे साथ, और डिस्कशन के बाद ट्राइब्यूनल उस स्कीम को अप्रूवल दे देगा। ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल टू बी एनेक्स टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, तो जो नया कंपनी बनेगा उसका भी तो मेमोरेंडम आर्टिकल बनेगा ना, उसमें ये जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है उसका भी कॉपी अटैच रहेगा उस मेमोरेंडम आर्टिकल के साथ। हर कॉपी जिस के पास नया कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल जाएगा, सबके पास मेमोरेंडम आर्टिकल के साथ वो ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर का कॉपी है वो कॉपी भी जाएगा, ताकि सबको पता रहे कि ये कंपनी अमालगमेशन के स्कीम के थ्रू बना है और कोर्ट ये वाला बात बोला है, ये बात पे अलाउ किया, ये बात पे अलाउ नहीं किए। जो कोर्ट स्कीम को सैंक्शन करेगा उस सब पे बाइंडिंग होगा, सारे मेंबर, ऑडिटर, क्रेडिटर सबको मानना पड़ेगा फिर वही स्कीम। अब और उसमें कोई चेंजेस फिर नहीं होगा। अगर ट्राइब्यूनल को सब कुछ ठीक लगा तो जो कंपनी दूसरा कंपनी में मर्ज हो रहा है उस कंपनी को तो बंद करने का ऑर्डर पास करना पड़ेगा ना। देवराज लिमिटेड नीरज लिमिटेड में मर्ज हो रहा है, कोर्ट सैंक्शन कर दिया स्कीम शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल चुका, सब सही हो गया। अब क्या होगा सर? अब देवराज की कंपनी को बंद कीजिए, तो बंद करने का ऑर्डर भी तो ट्राइब्यूनल देता है ना, वाइंडिंग अप का ऑर्डर। तो वही बात भी है, इफ द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द कंपनी सैंक्शन कैन, सॉरी ये गलती हो गया, एक गलती हो गया। अगर ट्राइब्यूनल को लगता है ये कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट सेटिस्फैक्टरीली, तो भी कोर्ट उस कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दे, नया वाला कंपनी फिर नहीं बनेगा। यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं, वो तो नॉर्मल बात हो गया। देवराज वाला कंपनी तो अगर अमालगमेशन का ऑर्डर पास हो गया तब तो देवराज का कंपनी क्लोज हो गए, वो भी ट्राइब्यूनल से वाइंडिंग अप होगा। लेकिन यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लो उनको लगा कि तुम जो डिटेल दिए हो कोर्ट उसको अप्रूवल नहीं दिया, तब क्या होगा? तो ये नया वाला कंपनी क्रिएट नहीं होगा, तो उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है सब कैंसिल होके वो नया वाला कंपनी का वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया। अगला टॉपिक है मर्जर ऑफ स्मॉल कंपनीज या होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडियरी कंपनीज। बोला सेक्शन 233(1) says that nothing provision of section 230 and section 232 a scheme of merger or amalgamation may be entered between two or more small companies. दो स्मॉल कंपनी भी आपस में मर्ज हो सकते और बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। देखो नॉर्मल सब्सिडियरी नहीं बोला, होल्ली ओन्ड बोला। होल्ली ओन्ड मतलब 100% शेयर होल्ड कर रहा है, उसको बोलते हैं होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। तो दो स्मॉल कंपनी का आपस में मर्जर हो सकता है, कोर्ट इसका भी अप्रूवल दे सकता है, और होल्डिंग और होल्ली सब्सिडियरी कंपनी का भी मर्जर अमालगमेशन हो सकता है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। A notice of proposal scheme inviting objection from the ROC and official liquidator। हाँ, अगर
कोई आरओसी, दूसरा आरओसी या कोई लिक्विडेटर जो कोर्ट अपॉइंट करता है, वो लोग अगर कोई ऑब्जेक्शन दे दिया तो फिर दो स्मॉल कंपनी या होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी का मर्जर नहीं हो पाएगा। तो जब तुम दो स्मॉल कंपनी या एक होल्डिंग और एक होल्डिंग ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी आपस में मर्जर का एप्लीकेशन डालेगा तो वो ट्राइब्यूनल सारा आरओसी को लिक्विडेटर्स को बोलेगा कि आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लोग अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें। 30 डेज का टाइम देगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल हुआ तो आपका मर्जर कैंसिल हो जाएगा। द ऑब्जेक्शन एंड सजेशन रिसीव कंसिडरिंग बाय द कंपनी इन देयर रिस्पेक्टिव जनरल मीटिंग एंड द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर। देखो स्मॉल कंपनी में या होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी में क्या रूल बोला, यहाँ पे 3/4 भी नहीं, 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर जो लोग होल्ड कर रहा है उनका अप्रूवल चाहिए, तभी स्मॉल कंपनी का मर्जर हो पाएगा। यहाँ पे 3/4 मेजोरिटी नहीं है, 75% नहीं बोला, यहाँ बोला 90%, तभी ये मर्जर हो पाएगा। दोनों कंपनी को एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा CAA 10 में। फॉर्म नंबर छोड़ दो, लेकिन सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि दोनों कंपनी बर्बाद होकर मर्जर नहीं हो रहा है, दोनों कंपनी सॉल्वेंट है, दोनों स्मॉल कंपनी या होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी का बात हो रहे हैं। 1/10 क्रेडिटर का भी अप्रूवल चाहिए, 9/10 यानी 90% क्रेडिटर का भी अप्रूवल लगेगा। क्रेडिटर को भी 21 डेज का नोटिस देगा ट्राइब्यूनल, बोलेगा कोई क्रेडिटर को भी अगर ऑब्जेक्शन है, 90% क्रेडिटर अगर रेडी है, क्या हम लोग नया कंपनी में क्रेडिटर बनने को तैयार है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, दो स्मॉल कंपनी का केस का बात हो रहा है या होल्डिंग सब्सिडियरी का बात हो रहा है, तब तो ठीक है, बाकी 10% को पेमेंट दो, टाटा बाय बाय करो। लेकिन अगर 90 से कम रेडी है तो फिर यह मर्जर नहीं हो पाएगा। यह ऑब्जेक्शन का 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा ट्राइब्यूनल कि अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में है तभी मिलेगा ये स्कीम का अप्रूवल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो दो स्मॉल कंपनी या होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी तभी मर्जर हो पाएगा जब 90% क्रेडिटर रेडी है, 90% शेयर होल्डर रेडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ही मर्जर हो पाएगा, वरना इनका मर्जर अलाउड नहीं होगा। अच्छा टॉपिक था ये, काम का टॉपिक था। सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 डेज तक का भी टाइम मिल सकता है। नॉर्मली ऊपर बोला है 15 से 30 दिन का टाइम होता है, कभी कभी किस किस केस में 60 डेज का भी टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, सजेशन भी दे सकता है। वैसे ही आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर भी ऑब्जेक्शन भी कर सकता है और सजेशन भी दे सकता है। ऑब्जेक्ट कर दिया तो मर्जी नहीं होगा, और सजेशन दे सकता है कि मर्जी ठीक है, अलाउ कर दे रहे हैं, लेकिन ये वाला बात ऐसे ओके नहीं होगा, स्कीम में थोड़ा चेंजेस करवाओ, तो ठीक है, सजेशन मान के चेंजेस हो। वो लोग ये देखेगा ऑलवेज कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो, क्रेडिटर के इंटरेस्ट में है तो तभी अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम 60 डेज के अंदर आरओसी को बोल देगा, ट्राइब्यूनल को बोल देगा और स्कीम को रोक देगा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना बोला ना हाँ बोला तो क्या होगा, मान लेंगे नो ऑब्जेक्शन, बोलना ये चाह रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोला तो मानेंगे देयर इज नो ऑब्जेक्शन, स्कीम इज अप्रूव्ड। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इन नेशनल इंटरेस्ट, ये फिर वही ज्ञान दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि अगर उनको लगता है ये अमालगमेशन नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में बोल देगा अलाउड। अच्छा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में भी डिक्लेयर करेगा, ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिशियल गैजेट में बोलना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस लगा के भी अप्रूवल दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगा मेंबर और क्रेडिटर का कोई राइट तो हैम्पर नहीं हो रहा है, मेंबर और क्रेडिटर के राइट में है तो ये चीज, ये फालतू ज्ञान अभी पढ़ने को नहीं है। अगर कोई पर्सन एग्राइव्ड है
तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में ये भी छाप देगा कि कोई पर्सन जिसको एग्राइव्ड है, जिसको लग रहा है यह अमालगमेशन उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो वो भी 30 डेज में आरओसी ट्राइब्यूनल को बोल सकता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में जब छापेगा कि अब ये 2 कंपनी का अमालगमेशन का स्कीम को अप्रूव कर रहे हैं, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो 30 डेज में आरओसी को जाके बोलो, ट्राइब्यूनल को जाके बोलो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी ऑफिशियल गैजेट में लिख देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 2 बात लिखेगा ऑफिशियल गैजेट में, उसको लग रहा है ये दोनों कंपनी का मर्जर ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑफिशियल गैजेट में छाप देगा कि ये कंपनी का मर्जर हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो जाकर ट्राइब्यूनल को बोल सकता है विदिन 30 डेज। ये बात क्लियर है या इस बात पे कोई दिक्कत हुआ? तुम कुछ रिपीट करने बोला, कौन सा पार्ट रिपीट करें? तुम कुछ रिपीट करने का लिखा है, कौन सा पार्ट रिपीट करना है? दो टॉपिक आगे, माने वो स्मॉल कंपनी वाला। हाँ, तो स्मॉल कंपनी में 3 ही रूल बोला है। 2 स्मॉल कंपनी का मर्जर तभी अलाउड होगा जब 90% क्रेडिटर रेडी होगा, 90% मेंबर्स रेडी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में। बस 3 ही मेन काम का बात है स्मॉल कंपनी, ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, सिटी का पावर का बात हो गया। ये अच्छा टॉपिक है, अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी विद अ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी में मर्ज विद एन इंडियन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसका पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा? आरबीआई, क्योंकि डॉलर पाउंड इन्वॉल्व हो गया तो आरबीआई का बात होगी। अच्छा, अब उल्टा पूछा, बोला इंडियन कंपनी में मर्ज विद फॉरेन कंपनी, यहाँ पर भी बोला पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में एक ही बात बोला है कि अगर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है या फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है तो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगेगा। प्रायर अप्रूवल लिखा है, प्रायर, ऊपर भी प्रायर लिखा है, एक बार देख लो। नहीं, हाँ प्रायर बोला है, दोनों में प्रायर बोला। प्रायर मतलब पहले आरबीआई का अप्रूवल, बाद में स्कीम में जाना होगा। यहाँ पर भी एक वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो पूरा एसेट लायबिलिटी का वैल्यू कैलकुलेट करेगा। फिर पहले अप्रूवल ले लिया आरबीआई का, फिर वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट किए, वो वैल्यूएशन का रिपोर्ट एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होना चाहिए। फिर ट्राइब्यूनल को उसका रिपोर्ट सबमिट करना होगा और एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। फिर तो वही प्रोसेस है। अब बात आता है ये, जैसा ये जो स्कीम आप ले तो लिए, आपका 95% शेयर होल्डर रेडी है, चाहे वो स्मॉल कंपनी या होल्डिंग सब्सिडियरी का बात हो या नॉर्मल बात हो। तो जो लोग नॉट एग्री है उनका क्या होगा? सर उनको उनका पैसा लौटाइए और टाटा बाय बाय करिए। तो देखो, अगर 90% शेयर होल्डर रेडी है तुम अमालगमेशन में चले जाओ। जो विदिन 2 मंथ जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनका पैसा लौटा दो भाई, उनको बोलो अपना शेयर सरेंडर करो और अपना पैसा ले लो। इतना ही काम का बात है। फिर यहाँ पे बोला है देखो, यहाँ पे एक बात बोला है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? दोनों मिल के कर रहे हैं अपनी इच्छा से, आपसी सहमति से। टेक ओवर क्या होता है? हम धीरे धीरे करके मार्केट से तुम्हारी कंपनी का इतना शेयर खरीद लिए कि हम तुम्हारा बॉस बन गए।
वो भी इसी डेफिनेशन में फॉल करेगा। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है दोनों मिलके किया। हम अपना कंपनी को तुम्हारे साथ बात करके अपनी कंपनी को तुम्हारी कंपनी को बेचा। और टेक ओवर मतलब तुम धीरे 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 मार्केट से मेरी कंपनी का शेयर खरीद के मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। मतलब हमने दोनों बात करके एग्रीमेंट करके नहीं किए थे। बोला वो भी अलग हुआ। बोला प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी टेक ओवर ऑफर सेल एज पर द रेगुलेशन फ्रेम ऑफ सिक्योर सेबी। हाँ बस ये क्या बोला, अगर टेक ओवर हो रहा है तो सेबी का जो स्कीम है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे सेबी इन्वॉल्व हो गया। देखो नॉर्मल अमालगमेशन मर्जर ट्राइब्यूनल इन्वॉल्व हुआ। फॉरेन कंपनी के साथ मर्जर अमालगमेशन आरबीआई इन्वॉल्व हो गया। और जैसे ही बोला लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर का केस है सेबी इन्वॉल्व हो गया। और जो भी एग्राइव्ड है जिसको इस टेक ओवर से नुकसान हुआ है वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेगा। यहां पे बोला अदर देन लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में किसको अप्लाई होगा, सेबी को। लेकिन अदर देन लिस्टेड कंपनी अगर कोई एग्राइव पार्टी है तो ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेगा। ऊपर भी बोला था कि जिसको भी लग रहा है ये मर्जर अमालगमेशन मेरे अगेंस्ट है वो कहां जाएगा, ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी का मैनेजमेंट अपने तरीके से काम कर रहा है। बड़ा बड़ा शेयर होल्डर छोटे शेयर होल्डर को दबा रहा है। डायरेक्टर लोग केवल बड़ा लोग का बात सुन रहा है। ऑपरेशन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मतलब कंपनी का काम ठीक ढंग से हो नहीं रहा है, अंदर ही अंदर फ्रॉड सेटिंग हो रहा है। हाँ वो तुम अडानी वाला जो एग्जांपल बोल रहा है उसके लिए बोल रहे हैं ना, एनडीटीवी इंडिया। हाँ वो टेक ओवर था, वो टेक ओवर था। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट मतलब यहाँ पे पहले बताया। बोला इन नॉर्मल केस क्या होता है, इन नॉर्मल केस कंपनी इज गवर्न बाय द डिसीजन टेकन ओवर बाय द बोर्ड और बाय द शेयर होल्डर फॉर टाइम टू टाइम। नॉर्मली बोर्ड या शेयर होल्डर डिसीजन लेके काम करते हैं। इन नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन कोर्ट डू नॉट इंटरफियर इनटू द अफेयर्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड इट इज द मेजोरिटी हु डिसाइड व्हाट नीड टू बी डन इन द कंपनी। जनरली मेजोरिटी रूल चलता है और यही फॉलो होता है। लेकिन एक प्रिंसिपल है जहां पे बोला जाता है फेमस केस ऑफ पॉस वर्सेस हार्बर्टल, wherein the POS and Turtle brought an action on behalf of all the shareholder of the company against the director and solicitor of the company. POS और Turtle बोल के दो शेयर होल्डर थे, वो ये केस फाइल किए कि कंपनी का डायरेक्टर और सॉलिसिटर लोग मतलब लॉयर लोग या की मैनेजरियल पर्सन लोग वो लोग कंपनी में जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो शेयर होल्डर के अगेंस्ट में या शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाने के लिए ले रहे हैं। Means they are misusing their power. वो लोग कंपनी का प्रॉपर्टी को ऐसे यूज कर रहे हैं जिससे कंपनी को लॉस हो रहा है और धीरे धीरे शेयर होल्डर को लॉस हो रहा है। They claim that the damage should be paid by such director to the company. वो लोग ये क्लेम किया कि जो भी नुकसान हुआ है वो डायरेक्टर लोग का अपना फ्रॉडगिरी के कारण हुआ है। तो वो लोग जो भी नुकसान हुआ वो पैसा अपनी जेब से दे। It was decided by the court that the action could not be brought by such minority shareholder, any wrong done by the company. Again, that is one majority of members. तो उस कोर्ट में केस में कोर्ट क्या बोला कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर मेजोरिटी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। उस केस में बोला माइनॉरिटी शेयर होल्डर कुछ नहीं कर पाएगा मेजोरिटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट में। अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर और मेजोरिटी डायरेक्टर कोई डिसीजन ले रहा है, अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर या मेजोरिटी डायरेक्टर कोई डिसीजन ले रहा है तो फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक बात, ये पुराना रूल बोला। लेकिन सर इससे तो बहुत बड़ा घपला का पोजीशन बन गया। इसका एडवांटेज क्या था, इफ द कंपनी हैज सफर्ड एनी इंजरी देन ओनली सीक रिलीफ एंड नॉट इंडिविजुअल मेंबर। कंपनी एक्शन ले सकता है, इंडिविजुअल मेंबर नहीं ले पाएगा। और कंपनी में मेजोरिटी रूल चलता है और डायरेक्टर लोग क्या किया, मेजोरिटी को फायदा पहुंचाने के लिए प्लानिंग बनाया। बट इस रूल का मेन पॉइंट क्या है
कि मेजोरिटी को रिलीफ मिलना चाहिए, मेजोरिटी का राइट हमेशा चलना चाहिए, नहीं तो फिर हर छोटा शेयर होल्डर बात बात पे केस करे। इस रूल के पहले फेवर में 3 पॉइंट बोला। 1 नंबर बात कि माइनॉरिटी बार बार केस करेगा तो वही दिक्कत चलेगा। 2 नंबर बात, मेजोरिटी का बात तो चलना ही चाहिए, डेमोक्रेसी। बट इस रूल का कुछ एक्सेप्शन भी समझ में आया। बोला देयर आर सर्टेन एरियाज इन विच दो अ पर्सन मे और माइनॉरिटी शेयर होल्डर बट हैज अ राइट टू इंट्रोड्यूस एनी क्लास सूट अगेंस्ट द कंपनी मैनेजमेंट। बोला कुछ केसेस में ये देखना पड़ेगा कि माइनॉरिटी को भी राइट मिलना चाहिए कि वो लोग कंपनी के अगेंस्ट में केस कर पाए। तो कब माइनॉरिटी केस कर पाएगा, यहाँ पे तुमको बोला। पहले नंबर बोला एक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेंस। अगर कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी ऐसा कोई भी काम कर रहा है जो बियॉन्ड द पावर है, मतलब बियॉन्ड मेमोरेंडम है, तो माइनॉरिटी केस कर सकता है। प्रियंका अब वो कूड़ो गिराइए और उठाइए, इसलिए बीमार पड़ेगी। अच्छा, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है माइनॉरिटी के अगेंस्ट में तो माइनॉरिटी केस कर सकता है। जो कंपनी के साथ पूरा घोटाला कर रहा है वही लोग कंट्रोल में आ गए पूरा, तो माइनॉरिटी केस कर सकते हैं। जहां पे एसआर पास करना जरूरी है बट वहां पे ओआर पास करके कंपनी काम कर रहा है तो माइनॉरिटी केस कर सकते हैं। कोई अपना ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है, जो डायरेक्टर लोग का ड्यूटी है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो माइनॉरिटी केस कर सकते हैं। अगर माइनॉरिटी को सप्रेस किया जा रहा है, मतलब माइनॉरिटी का बात ही नहीं सुना जा रहा, स्मॉल शेयर होल्डर का मीटिंग कॉल नहीं हो रहा, स्मॉल शेयर होल्डर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा रहा है, तो स्मॉल शेयर होल्डर केस फाइल कर सकता है। यहां पे बोला राइट को रेमेडीज अंडर द कंपनीज एक्ट। फिर कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगा, कोर्ट राइट्स को वापस वेरिएशन करेगा, मतलब राइट्स को बदलेगा कोर्ट दोबारा। कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करेगा कि अब माइनॉरिटी को भी यही राइट मिलना चाहिए। कोर्ट कंपनी को अमालगमेट कर देगा या रिकंस्ट्रक्शन पास करेगा। कोर्ट ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट में फाइन पेनल्टी लगाएगा। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन डिक्लेयर करेगा या फिर वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर पास हो सकता। अब यहाँ पे पहले ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का मतलब बताया। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट आर नॉट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में इनका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इनका नॉर्मल सेंस में लिटरल मीनिंग है, वही को डेफिनेशन मान लिया गया। ऑपरेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट एन एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ प्रोबिटी ऑफ फेयर डीलिंग टू अ मेंबर लोग के साथ फेयर डीलिंग नहीं हो, इसको ऑपरेशन बोला गया। शेयर होल्डर्स का प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा, उनका राइट को हैम्पर किया जा रहा है, इसको ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बोला। और ये लगातार हो रहा है। देखो कभी कभार होना एक अलग बात है, लेकिन लगातार हो रहा है तो उसको ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बोला। एन अटेम्प्ट टू फोर्स अ न्यू एंड मोर रिस्की ऑब्जेक्ट। कंपनी बहुत रिस्की डीलिंग कर रहा है, वो भी अनविलिंग माइनॉरिटी के अगेंस्ट में। माइनॉरिटी नहीं चाह रहा है वैसा डील हो, बट कंपनी बहुत रिस्की मैटर में डील कर रहा है बिना माइनॉरिटी का बात सुने। ऐसा एक्ट पास कर रहा है जो माइनॉरिटी को बेनिफिट को रोकेगा। ऐसा कोई डिसीजन पास किया जा रहा है जो माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाएगा, उनको पैसा नहीं देना। ऐसा डिसीजन पास किया माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मीटिंग में नहीं आने दिया जाएगा, डिविडेंड सिर्फ मेजोरिटी को देंगे। सर ये तो प्योर फ्रॉड हो रहा है माइनॉरिटी के अगेंस्ट में। इन सब केस में इन सब को ऑपरेशन माना जाएगा। अ पर्सन कैन कंप्लेन ऑफ ऑपरेशन ओनली इन कैपेसिटी एज अ मेंबर। अच्छा, इसका केस कौन कर पाएगा? सिर्फ शेयर होल्डर यानी मेंबर। कंपनी का डायरेक्टर, क्रेडिटर, ये लोग केस नहीं कर पाएगा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज मेंबर, वो भी केस कर सकता है। मतलब शेयर होल्डर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस कर सकता है, लेकिन डायरेक्टर और क्रेडिटर केस नहीं कर पाएंगे इस बार। शेयर होल्डर या मेंबर ही कर पाएगा। द पर्सन क्लेमिंग रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑपरेशन हैज टू प्रूव, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि लैक ऑफ प्रोबिटी हुआ है, अनफेयर काम हुआ है,
उनका लीगल राइट को हैम्पर किया गया है, इस बात को तुमको प्रूफ करना पड़ेगा एज अ माइनॉरिटी मेंबर, तभी तुम्हारा केस को लिया जाएगा। फिर कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। अगर उसको लगेगा ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, मेंबर के अगेंस्ट में है, तो ट्राइब्यूनल उसको देखेगा और उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास करेगा। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी आर टू बी कंडक्टेड इन मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। मिसमैनेजमेंट किसको बोलते हैं? ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट दो वर्ड था ना। ऑपरेशन मतलब दबाना और मिसमैनेजमेंट मतलब डे टू डे काम ठीक से नहीं करना, नेग्लिजेंसी करना, ऐसा कुछ करना जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, उसको बोलते हैं मिसमैनेजमेंट। तो कंपनी का अफेयर्स ऐसा चल रहा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में या कंपनी के अगेंस्ट में। द मटेरियल चेंजेस, ऐसा चेंजेस किया जा रहा है मैनेजमेंट में जो कि कंपनी का डे टू डे वर्क को ठीक से चलने नहीं देगा, तो फिर शेयर होल्डर अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल को। देखो ऑपरेशन तो हुआ, उसको दबाया जा रहा है। मिसमैनेजमेंट मतलब कंपनी डे टू डे काम ठीक से नहीं कर रहा है या डे टू डे काम ऐसे कर रहा है जो पब्लिक को हैम्पर करेगा, तो कंप्लेन किया जा सकता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है मिसमैनेजमेंट का? तो बोलो फॉलोइंग मेंबर्स ओनली। तो ऊपर ही बोल दिया था ये बात। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को लेकर कौन केस फाइल कर सकते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर। कौन? एक शेयर होल्डर भी केस कर सकता है क्या? नहीं। नॉट लेस देन 100 मेंबर ऑफ द कंपनी। मिनिमम 100 मेंबर या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर, विच एवर इज लेस। इतना लोगों को मिलकर केस करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी में एनी मेंबर और मेंबर होल्डिंग नॉट लेस, अच्छा अकेला आदमी भी कर सकता है अगर वो अकेला 1/10 शेयर होल्ड कर रहा है। तो अगर कोई कंपनी में, ये तो बोला कि कंपनी में शेयर कैपिटल है, अगर कोई कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर। ऊपर बोला 1/10 शेयर होल्डर और यहाँ बोला 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर। कम लोग भी अप्लाई कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर दे। अगर उसको लग रहा है कि जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है इस केस को होना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है कि जो ऊपर लिमिट बोला है उससे कम लोग भी केस फाइल कर पा रहे। कंसेंट गिवन बाय द ड्यूली ऑथराइज्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑन बिहाफ। अच्छा एक आदमी सबके बिहाफ में केस कर सकता है। हाँ 1/10 शेयर होल्डर या 1/5 मेंबर बोल रहे हैं गलत हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सबको जाके केस फाइल करने का जरूरत नहीं है। सब अगर मिलके एक आदमी को परमिशन दे दे तो वो भी सबके बिहाफ में केस कर सकता है, लेकिन सबका अप्रूवल चाहिए होगा। सब मतलब 1/10 या 1/5 वाला केस। अच्छा पहले मान लो मेरे यहाँ 100 मेंबर है, 100 का 1/10 कितना होगा? 10। तो 12 मेंबर रेडी हो गए थे केस करने के लिए। हम लोग केस फाइल कर, जब 3 मेंबर बोल रहे हैं हम लोग केस वापस लेगा, तो हम लोग कितने पे आ गए? दोबारा 9 पे। तो ये केस कैंसिल नहीं होगा। मीटिंग के स्टार्टिंग में अगर ये रूल मेजोरिटी जितने लोगों को अप्लाई करना था उतने लोग रेडी हैं, अब भले ही टोटल नंबर कम हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, केस चलता रहेगा। यहाँ पे पावर ऑफ ट्रिब्यूनल में वही ज्ञान दिया, वो कंपनी का डे टू डे अफेयर को चेक कराएगा। अगर उसको लगेगा कुछ अनफेयर हो रहा है तो वाइंडिंग अप या चेंजेस का ऑर्डर पास करेगा। जो कंपनी काम कर रहा है उस काम को रुकवा सकता है ट्राइब्यूनल। कंपनी फ्यूचर में कैसे काम करेगा उसके लिए रूल बना के दे सकता है कोर्ट। जिन मेंबर को प्रॉब्लम है कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकता है कि वो मेंबर का शेयर कंपनी ले ले और वो मेंबर को पैसा लौटा दे। कंपनी का शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट। शेयर ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कोर्ट। कोई एग्रीमेंट साइन हुआ वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है कोर्ट। एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स, कोई पेमेंट, ये सब को रोक लगा सकता है एक बार, जब तक डिसीजन नहीं आया तब तक ये पेमेंट नहीं होगा। कोई डायरेक्टर, एमडी, इनको रिमूव कर सकता है, मैनेजर, इनका रिमूवल का ऑर्डर पास कर सकता है। कोई अनड्यू गेन कमाया कोई डायरेक्टर, तो वो गेन वापस देने बोल सकता है डायरेक्टर को ऑर्डर पास करके।
किसी को नुकसान हुआ उसको पैसा देने बोल सकता है कोर्ट। कोर्ट अगर कोर्ट को लगता है कि कोई आदमी को वहां कंपनी में बिठाना है मीटिंग में, कोर्ट अपना आदमी बिठा सकता है मीटिंग में। कंपनी कुछ फालतू, अच्छा कंपनी की कोर्ट को लग रहा है इस मैटर में कोई खर्चा हुआ है, वो खर्चा रिकवर कर सकता है कंपनी। कोर्ट कंपनी को ऑर्डर पास कर सकता है कुछ डॉक्यूमेंट बना के आरओसी को सबमिट करने के लिए। ये ट्राइब्यूनल जो भी ऑर्डर देगा उसका भी आरओसी को कॉपी जाएगा। ऐसा फालतू ज्ञान है, इनको पढ़ने का कुछ नहीं। हो गया मोटा मोटा, 1 मिनट रुक जाओ। ये वाला टॉपिक पढ़ने का है, ठीक है। 2 मिनट का टॉपिक और है, ये पढ़ लेते हैं फटाफट, ये 2 यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा। क्लास ऑफ एक्शन सूट। A class action suit is a lawsuit where group of people representing a common interest may approach to the tribunal to sue or to be sued। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जाके कोर्ट को बोल रहे हैं इस कंपनी के ऊपर ये केस फाइल करो। कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना या लिटिगेशन फाइल करना, वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है तो सब कोई तो जा नहीं सकता ना बेटा कोर्ट में। बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपनी से प्रॉब्लम हो रहा है, सब तो कोर्ट में जा नहीं सकते। उस केस में ये अलाउड है कि कुछ पीपल सबके बिहाफ में जाके कोर्ट में केस करें। तो कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट होने चाहिए? देखो केस फाइल एक आदमी भी कर सकता है, लेकिन कितने लोगों का पहला परमिशन चाहिए? जो ऊपर पड़े वही रिपीट मारा। देखो यहाँ अगर कोई कंपनी में शेयर कैपिटल है तो वही नॉट लेस देन 100 मेंबर, ऊपर जो पड़े थे वही not less than such percentage of total number as prescribed whichever is less। अगर मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन सच परसेंटेज, वही ऊपर बोला 1/5, ये देखो 1/5, 1/10, वही बात बोला। इतना लोगों का परमिशन चाहिए अगर शेयर होल्डर वाला बात है तो। लेकिन एक शेयर होल्डर भी सबके बिहाफ में मिलकर केस कर सकता है। अगर एप्लीकेशन कोई डिपॉजिटर है, मतलब पैसा डिपॉजिट किया, तो सेम रूल, नॉट लेस देन 100 डिपॉजिटर्स या 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर्स, वही सेम का है। तो मिनिमम 1/10, 1/5 या 100 नंबर ऑफ मेंबर्स, ये लोगों का परमिशन चाहिए केस करने के लिए। लेकिन केस फाइल 1 या 2 लोग या कुछ लोग भी कर सकते हैं। ये बात क्लियर है तो ओके लिख दो। ठीक है, लास्ट, ये लोग कोई एक रीजन भी अप्लाई करेगा तो फिर कंपनी, ये जो मेंबर लोग हैं या डिपॉजिटर लोग हैं, वो लोग पब्लिक नोटिस देंगे। अगर और भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं झगड़ा में, वो लोग भी आके बोल सकते हैं कि हाँ हमको भी ये वाला प्रॉब्लम है। एक ही बात के लिए 2 अलग अलग केस नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखो, मतलब तुम लोग भी 4-5 लोग हो जो कंपनी के ऊपर एक बात का केस कर रहे हो, हम लोग भी 4-5 लोग हैं, तो सब मिल के एक केस करो, अलग अलग केस नहीं हो। और ये केस को लड़ने का जो भी खर्चा होगा, अगर लास्ट में कंपनी डिफॉल्टर पाया गया तो वो तुम कंपनी से वसूल कर सकते हो। स्टार्टिंग में कौन देगा? जो लोग केस किया वो लोग, और ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर देगा वो सबको मानना पड़ेगा, भले ही तुम्हारे फेवर में या भले ही कंपनी के फेवर में। तो ये था अमलगमेशन।